हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो। और हम हैं इस वक्त माया नगरी मुंबई में। हाँ, यहाँ हम सिनेमा की सारे लोगों से मिल रहे हैं जो सिनेमा बनाते हैं, जो पर्दे पर दिखते हैं, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। इसी कड़ी में आज हम मिलने आए हैं जयेश जी से। जयेश जी एक्टर हैं, काफ़ी वेब सीरीज़ में टीवी के लिए काम कर चुके हैं। उनका काम आने वाला भी है, काफ़ी सारा आ भी चुका है। 7-8 सालों से मुंबई में हैं, अलग अलग तरह का काम किया है। एमपी से आते हैं, अपनी पूरी जर्नी हम वो हमारे साथ साझा करेंगे। इंडस्ट्री में आने वाले लोगों के लिए उनका एक व्यू पॉइंट हमें मिल सकता है कि भाई कैसे इस इंडस्ट्री में बिना गॉडफादर के, बिना किसी कनेक्शंस के घुसे आप। कैसे स्ट्रगल का क्या दौर होता है, किन किन स्टेप्स पे दिक्कतें आती है, कैसे कैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हो, काम कैसे मिलता है, जब नहीं मिलता है तो क्या करते हैं। इस तरह की सारी बातें हम जयेश भाई से करेंगे। जयेश भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमको टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। हाँ, आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली ये बता दीजिए, कहाँ से हैं। मैं ग्वालियर एमपी से हूँ और ग्वालियर के पास एक छोटा सा कस्बा है, डबरा। डबरा नाम से जो तहसील है वो, ओके। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। इंजीनियरिंग के बाद साथ साथ में मैंने थिएटर भी स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे बचपन से मन था सिनेमा करने का। तो थिएटर किया 7 से 8 साल। फिर मेरा ड्रामा स्कूल में, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हुआ 2016-17 बैच में। देन मैं मुंबई आ गया उसके बाद 2018 में। 2018 में मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। क्या क्या प्रोजेक्ट किए आपने अब तक। मैंने 5-6 वेब सीरीज़ की हैं, जिसमें नागेश कुकनूर की सिटी ऑफ ड्रीम्स सिटी हॉट, हॉटस्टार पर है। द ट्रायल, जिसमें काजोल मैम थी, वो एडवोकेट। एडवोकेट जो बनी थी, उनकी पहली वेब शो था उनका। और उसके बाद रिसेंट मैंने अभी 2 वेब सीरीज़ की हैं, एक स्ट्रीम भी कर रही है, मर्डर इन माहिम, मर्डर इन जेरी पिंटो की जो नोवेल पर है। नॉवेल पर। हाँ। और एक आने वाली है जिसका नाम है मुंगेरी लाल का पोस्ट। मे बी केरी लाल का पोस्ट कहाँ आएगी ये। मे बी नेटफ्लिक्स पर आ रही है वो। अच्छा, हाँ। क्या है इसका प्रेमाइस। प्रेमाइसेस वही है कि एक चंबल का एक गांव है, और वहाँ पे एक पोस्टमैन है। ये आफ्टर जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को डीआरएस लेने को बोल रहे हैं कि भाई आप डीआरएस ले लो, आपका काम मतलब अब होने वाला है यहाँ पे खत्म। लोगों की जरूरत तो पोस्टमैन की अब ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो उस पूरे प्रोमाइसेस पे ये पूरी एक वेब शो है, बहुत प्यारा वेब शो क्या है। रोल है इसमें। मेरा कैरेक्टर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें। अच्छा। हाँ, मैं उस गांव का हिस्सा बन रहा हूँ अभी। राइट। तो अभी जस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है कि सेकंड सीजन में जो भी क्या लिखते हैं पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ये है ये सब ठीक है। हाँ राइट, तो अभी आपका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, सेकंड सीजन जी। से आपका और काम होगा। राइट। और मर्डर इन माइंड में क्या रोल था आपका। मर्डर इन माहिम में मैंने कैरेक्टर किया था लुकमान। अच्छा। सो द प्राइमरी कैरेक्टर शिवानी रघुवंशी जो उसमें प्ले करती हैं, विजय राज हैं, आशुतोष राणा हैं। तो शिवानी रघुवंशी का लव लव बॉय, मतलब मैं प्यार करता हूँ उनसे, लवर बॉय। एट द एंड मैं उस सीरीज़ में उनको, उनके घर वालों को जाके बता देता हूँ कि यार ये आपकी जो लड़की है वो लेस्बियन है। अच्छा। हाँ। तो वो थोड़ा सा फिर एक, थोड़ा आप देखोगे तो ग्रे शेड टाइप। थोड़ा सा ग्रे शेड है। राइट। ग्रे शेड और द ट्रायल में। है। द ट्रायल में भी ग्रे शेड है। अच्छा, इसमें हाँ, उसमें भी ग्रे शेड है। मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर देता हूँ मैं। उसमें रिवील नहीं किया है ऐसा, बट वो बातों से और चीज़ों से वो मुझे पकड़ लेता है। राइट। हाँ। राइट। तो ये क्या चॉइस है आपकी या फिलहाल। नहीं, चॉइस तो नहीं है। फिलहाल तो ये है कि जो पहले आ जाए वो कर लो। वो कर लो। हाँ। एज एन एक्टर, काम क्योंकि कर लो। काम ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, दिखते रहना ज़रूरी है। इस गेम, इस पूरे खेल का यही मेन रूल है कि आपको दिखते रहना दिखते रहो बस, कैसे भी relevant रहे। रेलेवेंट रहो, कैसे भी करके, कुछ भी करके, बस दिखते रहो लोगों को। वरना भीड़ में खो जाओ, खो जाओगे, पता पीछे ही से नहीं भी भीड़ आ ही रही है एग्जैक्टली। और जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो हैं ही। राइट। ग्वालियर के छोटे से कस्बे से यहाँ आए आप, उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। इंटरेस्ट कैसे जागृत हुआ आपका फिल्म आगे, फैमिली बैकग्राउंड में क्या क्या आपका, कोई है एक्टिंग फील्ड में। नहीं, एक्टिंग फील्ड में तो कोई नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड, मेरा फादर टीचर है, राइट। भाई मेरे टीचर हैं, मदर हाउस वाइफ हैं। तो फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वही वही है कि मेरा जो बचपन से इंटरेस्ट था कि बस पढ़ने में नहीं था, बाकी सब में था। मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ। मैं क्रिकेट में मैंने डिवीज़न और स्टेट के लिए भी खेलने जा रहा था, लेकिन 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स, और फिर आपको पता है फैमिली प्रेशर उस समय पे नहीं होता था कि बच्चे को जो करना है वो करने दो।
राइट। तो फिर वो छूटा। उसके बाद फिर मैंने जब इंजीनियरिंग किया, जो कि एक प्रेशर रहता है घर से कि पढ़ाई में अच्छे हो तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग करो, ये करो, वो करो, या एमबीबीएस करो। तो इंजीनियरिंग किया, उसके साथ साथ मैंने ये डिसाइड किया कि घर वालों को बिना बताए मैं करूँगा थिएटर ज्वाइन। तो मैंने पहली बार थिएटर ज्वाइन किया वहाँ, और ग्वालियर सिटी। ग्वालियर सिटी में। घर घर वालों को बताया ही नहीं था। तो ये सिलसिला चलता रहा, थिएटर शुरू हो गया। मैं कॉलेज कम जाता था, थिएटर में ज़्यादा पड़ा रहता था, थिएटर ही थिएटर, मतलब सुबह से लेकर रात तक वहीं हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सेट बना रहा हूँ या कुछ प्लेज पढ़ रहा हूँ, नॉवेल पढ़ रहा हूँ, मतलब भले ही 2 घंटे की क्लास रहती थी लेकिन मैं वहाँ पे 7-8 घंटे बिताता था। तो ये मेरा सिलसिला शुरू हुआ, और फैमिली को पता चला कि मैंने एक प्ले किया था, जो मेरा पहला प्ले था, और उसके बाद उसको थोड़ा अप्रिसिएशन मिल गया। बहुत सारे लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर था उसमें उसमें थोड़ा ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल गया। और अगले दिन न्यूज़ में, जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं, वो फ़ोटो आ गए मेरे बहुत सारे, अच्छा। कि इस एक्टर का देख के अच्छा लगा, जबकि वो मेरा पहला नाटक था। उसमें एक्टिंग का ऐसा मैंने कुछ कुछ काम नहीं किया था, लेकिन वो एनर्जी देख के, इन्वॉल्वमेंट देख के लोगों को लगा कि ये यार अच्छा कर रहा है। तो वो मेरे फादर ने देख लिया और उन्होंने बोला, ये क्या है भाई, ये क्या कर रहे हो। तो पहली बार मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है और मेरे को ये इंटरेस्ट है, आप जो बोल रहे हो वो मैं कर रहा हूँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ मुझे भी करने दो। राइट। तो ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। फिर मुंबई कैसे पहुंचे? ड्रामा स्कूल मैंने 2016-17 में पास आउट किया, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा। उसके बाद मतलब ये डिसाइडेड था मेरा पहले से कि मुझे सिनेमा के लिए एक्टिंग करनी है, मुझे थिएटर नहीं करना था। थिएटर मतलब इज़ अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, मतलब मुझे एक्टिंग स्किल सीखनी थी, मुझे क्राफ्ट सीखना था। तो थिएटर भी जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था तो ऐसा लगा था कि यार 1 साल करूँगा, उसके बाद सीधा मुंबई चला जाऊँगा। करते 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 फिर चीज़ें सामने आती गई। आप जैसे किसी चीज़ में घुसते हो तो समझ में आता है कि नहीं यार, यार इरफान खान जो मैं पसंद करता हूँ वो यार एनएसडी से पास आउट है, या जिन जिन लोगों को मैं आइडल मानता हूँ एक्टिंग में, जिनका देखता था हमेशा बचपन से, तो लगता था कि यार ये लोग कहाँ से कैसे गए हैं। तो उनकी जो जर्नी होती है कि यार ये लोग ऐसे गए तो शायद हमें भी ऐसे ही जाना चाहिए। तो करते 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 फिर 5-6 साल थिएटर में गुजार दिए। फिर ड्रामा स्कूल में 2 साल हो गया। उसके बाद फिर फाइनली मैं मुंबई मूव किया 2018 में। अच्छा, फिर यहाँ आने के बाद कैसे, क्या स्टार्टिंग पॉइंट रहा आपका? आज स्टार्टिंग पॉइंट मुंबई में सबसे पहले आने के बाद आपको रहने खाने का सॉर्ट आउट करना पड़ता है। राइट। बहुत बड़ा इशू है ये, क्योंकि महंगा शहर है, बहुत। है ना। और आप अपने बैंक में मतलब क्या लेके आते हो, कितना अकाउंट है, ये पता नहीं रहता, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो अब मेरे पास थे कुछ पैसे, जिसकी वजह से मैंने अपना रहने का सॉर्ट आउट किया। मेरे कज़िन है, वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, उसने फिल्म्स में, मलंग फिल्म में म्यूज़िक कंपोज किया है। तो सबसे पहले तो मैं उसके पास रहा जाके। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने, जैसे मैं कैपेबल होता गया तो फिर मैंने अपना फाइंड आउट किया, सर्च रहने के लिए प्लेस। और फिर यहाँ पे आके वर्सोवा, एक विलेज करके एक जगह है जो सारे स्ट्रगलर्स का सहारा होती है, क्योंकि सस्ती है वो थोड़ी सी, हाँ, कंपैरेटिवली और जगह से। वहाँ जाके मैं रहा 3 साल, और फिर धीरे 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 शुरू किया। मेरे सीनियर्स हैं बहुत सारे, आके अब जब आप कहीं से पास आउट होते हैं तो आपके पास एक थोड़ा सा बैकग्राउंड रहता है कि आप जो एक्सपीरियंसड हैं, जो पहले से आ चुके हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि क्या करना है, कैसी क्या प्रोसेस है। उनके साथ बैठना स्टार्ट किया कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो बताया कि आराम नगर पार्ट 2 पार्ट 1 ऐसी एक जगह है जहाँ पे आप जाओ, डेली डेली अपना चेहरा दिखाओ, फिट नॉट फिट सुनो, क्या फिट हो या नॉट फिट हो। तो यही एक प्रोसेस है एक्टर का, जो उसको ये चलता रहता बड़े है। जादुई शब्द है ना, फिट नॉट फिट। अरे ये दिल को छूने वाले शब्द है। फिट सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। कान तरस जाता है, मेरे तो 3 साल तरस गए। अच्छा। हाँ, मुझे 2 साल तो कोई काम ही नहीं मिला। कैसे, क्या था वो, मतलब किस तरह के ऑडिशंस आप दे रहे थे और क्या आपको आगे से उसका? एक्चुअली कोविड से पहले ना, आप जाके वॉक इन ऑडिशन दे सकते थे, कि आप जाओ वहाँ लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, जो कास्टिंग कर रहे हैं उनसे बोलो कि भाई इस एज ग्रुप का आप कर रहे हैं, मैं उस एज ग्रुप का हूँ, आप देख लीजिए मैं फिट हूँ या नहीं हूँ। तो वो देखता था, ऐसे देखेगा, पहले बता देगा कि हाँ भाई फिट हो या नॉट फिट हो। नॉट फिट ज़्यादा सुनने मिलता था। तो यही एक प्रोसेस है कि जाके आप लोगों से मिलो
और बातचीत करो, अब बताओ अपने बारे में कि भाई मैंने ऐसे थिएटर किया है, मैं ऐसे यहाँ से पास आउट हूँ, मैंने एक्टिंग की है, प्रॉपर मैं एक्टिंग सीख के आया हूँ। बस यही प्रोसेस है। फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसे, क्या उनके कैरेक्टर में फिट जा रहे हो नहीं जा रहे हो, या जो भी तो प्रोसेस। ये पहला हर्डल जो है ये बहुत बड़ा है, और जो कास्टिंग कर रहे हैं कैमरे के पीछे बैठे हैं वो एक तरह से भगवान है उस हाँ, उस समय तो भगवान होते हैं हमारे लिए। एग्जैक्टली। वही डिसाइड करेंगे आपकी किस्मत। तो उन्होंने नॉट फिट बोल दिया तो आपकी जर्नी उस प्रोजेक्ट के लिए वही है, वही एंड है। फिर आप आगे नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वही डिसाइड करेंगे कि आप फिट हैं या नहीं है, आप ऑडिशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। राइट। वो ऑडिशन का डिसाइड करते हैं कि आप ऑडिशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। एट द एंड फिर डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि यार ये मेरे कैरेक्टर में जा रहे हैं कि नहीं ज़्यादा। हाँ, मतलब वो कुछ सैंपल्स आगे भेजेगा, वो सैंपल्स आगे पर भेजेगा। उसमें भी तो आपको उन सिलेक्टेड फ्यू में आना पड़ेगा। वो भी कैटेगराइज करते हैं वो लोग कि कितने सैंपल्स वो आगे भेजेंगे, राइट। है ना, उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनको क्या अच्छा नहीं लग रहा। अब बहुत सारे एक कैरेक्टर के लिए मान लो 500 ऑडिशन हुआ, तो 500 के 500 तो डायरेक्टर देखने नहीं बैठा नहीं है। राइट। तो वो 500 में से 10-15, जब तक डायरेक्टर को अच्छा नहीं लगता वो ऑप्शन भेजते रहेंगे। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, मुझे अचानक से अभी सूझा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये हो सकती है। क्या ऑडिशंस लेने वाले स्किल्ड होते हैं? उन्हें वो न्यूआंसेस पता होते हैं? क्या वो उस एक्टर को जज करने की कैपेबिलिटी होती है उनकी? मैं ये पूछना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी कास्टिंग कंपनी में जो लोग कास्टिंग कर रहे हैं उनके असिस्टेंट्स वगैरह वो उतनी चीज़ें समझ भी नहीं पा रहे हो, पर चूंकि वो उस चेयर पे बैठे हैं और वो आपका फैसला कर रहे हैं। ऐसा कभी होता है? अब हुआ तो है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि सारे एक्टर्स के साथ ऐसा होता है। अच्छा। हाँ, मतलब हर जगह हर कास्टिंग कंपनी में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे जगह होता है। मतलब बी फ्रैंक कि वो शायद नया नया ज्वाइन हुआ है, उसको उस प्रोसेस का पता ही नहीं है, वो खुद सीख रहा है, और लेकिन वो एक्टर को जज कर लेगा अच्छा। कि यार नहीं है, या जो भी उस समय वो जो सोच रहा है, जो बोल देगा वो कि भाई नहीं जा रहा आपका कैरेक्टर। तो होता है ऐसा, कई बार हुआ है। और कई बार अच्छा भी होता है कि यार जो लोग पहले से अप्रिशिएट करते हैं बुला के, अरे भाई आप इधर आ जाओ, आप दे सकते हो ऑडिशन, यार आपका लुक जा रहा है। ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी हुआ है। तो दोनों प्रोसेस हैं, वो तो हर सिक्के के दो पहलू जो होते हैं। तो आपने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, कई बार दर्जनों बार नॉट फिट सुना, जी। फिर किस पहले व्यक्ति ने आपको बोला कि यार फिट इनफ हो वो है? मैंने तो किसी ने बोला नहीं मुझसे एक्चुअली। एक कोई कोऑर्डिनेटर थे, तो वो ना फ्री में एक्टर ढूंढ रहे थे। अच्छा। एक्टर की जो फ्री में आ जाएं, और एक पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट था, उसमें जाके उन्हें कुछ भीड़ चाहिए थी, जो रहता है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं जूनियर्स का जो काम करते हैं। तो मुझे लगा कि चलो यार कैसे भी करके सेट पर तो पहुंचा जाए, राइट। एक बार कैमरा फेस किया जाए, कैमरा देखा जाए। मैंने उससे पहले कैमरा देख लिया था, लेकिन एक फिल्म कैमरा जो देखने का रहता है कि यार कैमरा देखना है, सेट का माहौल वगैरह वो माहौल देखना है, वो फील देखना है। तो मैं गया था, 2 दिन मैंने काम किया, फ्री में किया। राइट। हाँ। क्या प्रोजेक्ट था वो बता पाएंगे आप? एक इंडिपेंडेंट कोई फिल्म थी, वो पता नहीं फिर आई या नहीं आई, वो मुझे भी नहीं पता उसके बाद। राइट। फिर उसके बाद आगे इन वेब सीरीज तक और इन सब प्रोजेक्ट्स तक कैसे पहुंचे आप? प्रोसेस वही रहा कि जा जाके लोगों से मिलना, बातचीत करना, ऑडिशन देना। इतने सारे ऑडिशन, मतलब अगर मैंने 100 ऑडिशन दे दिए तो उसमें से कोई एक ऑडिशन फाइनल हो गया। जैसे मेरा पहला प्रोजेक्ट जो पहला थोड़ा सा इसमें रिकग्नाइज हुआ, सिटी ऑफ ड्रीम्स। श्रुति महाजन एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनकी टीम ने मेरा ऑडिशन लिया था। तो पहला मेरा ऑडिशन हुआ दूसरे कैरेक्टर के लिए था। वो डायरेक्टर के पास ऑडिशन गया, तो एज एन एक्टर उसको मेरा काम अच्छा लगा, लेकिन उस कैरेक्टर में मैं फिट नहीं जा रहा था, थोड़ी सी एज कम लग रही थी। तो उन्होंने बोला कि आई वांट दिस एक्टर। तो फिर उन्होंने कोई दूसरा कैरेक्टर के लिए मेरा ऑडिशन किया, और वो मेरा हो गया था सिलेक्शन। आपसे उसमें सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन तो हुआ। हाँ, वो बढ़िया। ठीक है, इस तरह से आपने काम किया, पर आपने अभी बोला कि मैंने 100 ऑडिशन दिए एंड ऑल राइट। तो जब आप ऑडिशन का वीडियो बनाते हैं या किसी के ऑफिस में जाके ऑडिशन देते हैं, तो हर बार खुद को उतनी ही एनर्जी से प्रेप करना, क्योंकि आप कई बार इनकार सुन चुके हो, आपको अंदर से ये भावना आती है कि यार इस बार भी मना ही कर देगा ये तो, बट करना है कि इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, एक अपना पैशन है फॉलो तो करना ही है। तो कैसे डील करते हो आप लोग उस चीज़ से? डील एट द एंड मुझे ये लगता है कि यार
मुझे ये पता है कि मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, मतलब मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है, और मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 15 साल दे दिए हैं इस चीज़ को, तो मैं बैकआउट भी नहीं कर सकता। तो एक वो मोटिवेशन मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को खुद ही इनबिल्ट होना चाहिए, और होता भी है। आर्टिस्ट को वो बाद में कोई मोटिवेट कर सकता है, वो पहले खुद ही मोटिवेट होता रहता है, यार नहीं यार करना है, नहीं यार जाना है, नहीं यार अपना काम करना है। मुझे मेरा काम करना है, कि मुझे पता है कि मेरा काम है ऑडिशन देना, सेलेक्ट होना ना होना क्या होगा उसके बाद वो मेरा काम नहीं है। एट द एंड मतलब जो मेरा अभी फेज चल रहा है, जो मेरा स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, या जो भी आर्टिस्ट का चलता है, कि उसका ये काम होता है कि भाई आपको ऑडिशन देना है, दैट्स इट। इसके बाद आपको कुछ सोचना नहीं है, अब भूल जाओ ऑडिशन दे के। अरे हाँ। तो फिर अभी अभी क्या आपके करियर का कौन सा स्टेज है? काम फ्रीक्वेंटली आ रहा है, क्या सीन है? दोनों 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 तरफ मुझे मतलब कुछ कुछ लोग काम देख के भी काम दे रहे हैं। राइट। जैसे अभी रिसेंट मैंने एक सीरीज की है कैप 247 यूट्यूब। 247 कैप 247 क्या प्रीमाइस है इसका? इट्स अ स्टोरी ऑफ मतलब एक कैब है जिसका ड्राइवर मैं हूँ, और मेरे कैरेक्टर का नाम किशन है। और आप इसको महाभारत से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि सारथी। सारथी, एग्जैक्टली। सारथी वर्ड हम जो टाइटल ले नहीं पाए, किसी से रजिस्टर्ड था। अच्छा, ये सारथी रखने हैं, Exactly. जो कि अच्छा भी होता है। अच्छा भी होता है, मतलब डायरेक्टर का वही पहला फर्स्ट ओपिनियन था। तो ये है कि पैसेंजर जो आ रहे हैं वो अर्जुन अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस कुछ ना कुछ स्टकनेस है उनके अंदर, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में। तो वो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये जो कैब है वो बंद हो गई है जंगल में जाके, अभी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप अपना प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं कर दोगे। अच्छा। अब आप बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो बातों बातों में मुझसे उसकी ही प्रॉब्लम निकलवाता हूँ और सॉल्यूशन उससे ही सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा। हाँ। ओके। और उसके बाद ही वो कैब स्टार्ट होती है। राइट। तो हर एपिसोड में हर एपिसोड में नए पैसेंजर्स ने नई प्रॉब्लम्स आती हैं, नए पैसेंजर्स आते हैं। बहुत सारथी कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। हाँ, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। तो ये क्या कितना आ चुका है अभी? इसके 6 एपिसोड आ चुके हैं अभी। 6 एपिसोड। और टोटल लेंथ क्या है इसकी? 30 मिनट ऑफ पर एपिसोड। और कितने एपिसोड्स हैं? अभी मैंने 2 सीजन शूट कर लिया, मतलब 2 16 एपिसोड मैंने शूट करा है। आ जाएंगे, यानी पहला सीजन लगभग आ ही चुका है। वीकली वेडनेसडे को आता है ये। अच्छा। हाँ, बढ़िया, ये वाला मैं देखूंगा। बिल्कुल आप देखिए, आपको मजा आएगा। हाँ। तो ठीक है, तो आप काम के लेवल पे अभी दोनों तरह से ही है आपका। राइट। अभी आपने अपने स्ट्रगल की बात की। यहाँ पे बहुत लोगों का अलग अलग तरह का स्ट्रगल होता है। किसी का तो बिल्कुल ही सर्वाइवल का होता है, तो वो सोचता है कि यार मुंबई में बने रहते रहते मैं कुछ और कुछ नहीं कर लो। अभी आपने सोचा ऐसे? आए दिन आता है, मन में तो आता ही है, क्योंकि बात क्या है ना कि जो जिस एज में हम हैं, तो उस एज में ना सोसाइटी के हिसाब से हम फिट नहीं बैठ रहे हैं, है ना। आर्टिस्ट है, ये है वो है, वो सोसाइटी मतलब कंसीव नहीं करती उस चीज़ को कि यार टाइम लगेगा, ये लगेगा। उन्हें उससे मतलब नहीं रहता, और उसी चीज़ में फिर फैमिली का भी प्रेशर आता है कि यार टाइम हो गया यार, अब तो कुछ कर लो। अब तो देखो यार शादी का भी टाइम हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो देखो शर्मा अंकल का लड़का, वो शादी कर चुका है, बच्चे हो गए उसके, और उसकी जॉब भी है, तुम अभी तक अनप्रडिक्टेबल हो। तो ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो एक प्रेशर रहता ही है कि यार कब थोड़ी सी चीज़ें अच्छी हों, कब फाइनेंशियली चीज़ अच्छी हो, जो हम थोड़ा सा प्रेशर कम हो। राइट। तो ये तो आर्टिस्ट, मुझे लगता है सारे आर्टिस्ट के साथ रहता ही है। तो डील कैसे करते हैं इससे? रहता तो है ही। डील वही है कि लोगों को बस बोलते रहो कि बस अब आने वाला है, अगला प्रोजेक्ट आने वाला है, ये आने वाला है, मैं अभी ये कर रहा हूँ। और जब तक वो प्रोजेक्ट हिट नहीं हो जाता, जब तक आपका कैरेक्टर हिट नहीं हो जाता, तब तक मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रगल, एक फेज रहता है स्ट्रगल का उस समय तक। तो सेट पे जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, डायरेक्टर्स तो है ही, इसके अलावा भी जो बाकी लोग हैं, ट्रीटमेंट में कितनी ऊंच नीच होती है नए कलाकारों के साथ? और फिर जैसे जैसे आपका नाम बढ़ता है तो ग्रेजुअली वो चेंजेस आते जाते हैं, क्या आप ये नोट कर पाते हैं? देखिए है नहीं? ये तो बात फैक्ट है, यूनिवर्सल है। कुर्सी और पद का बहुत मतलब अंतर होता है। क्या पद है, क्या डिजिग्नेशन है, कौन हो आप किस तरीके का आर्टिस्ट हो, आप जूनियर हो या आप लीड आर्टिस्ट हो। मैंने दोनों चीज़ें फेस की हैं, मैंने जूनियर भी किया है, मैंने लीड भी किया है। राइट। तो मुझे
सेम टीम के साथ दोनों अंतर देखने मिले हैं कई बार। अच्छा, सेम टीम थी जब आप जूनियर थे, अलग बिहेवियर। हाँ मतलब वो एट द एंड बहुत छोटा सा वर्ल्ड है ना, तो घूम फिर के कई लोग सामने आ जाते हैं, है ना। राइट। तो वो देखा है मैंने कि वही जब आप बोल रहे हो कि दादा थोड़ा सा एक वो दे दो, थोड़ा पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो वो बोला हाँ करता करता। अच्छा। फिर जब आप कैरेक्टर कर रहे हो तो वो उनकी भी गलती नहीं है, उनकी भी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं कि भाई सर बुला रहे हैं तो सर के पास जाना पड़ेगा पहले। सिस्टम ही बना हुआ है। सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम ऐसा है, तो होता ही है। जब कहीं सीन कट जाता है, जैसे मुझे बताया गया कि आपने सोन चिड़िया में एक सीन किया था मनोज वाजपेयी के साथ, राइट, पर वो मूवी में तो दिखा नहीं है। हाँ वो बिल्कुल ग्लिम्स। एडिटिंग टेबल पे कट गया, तो कैसे फिर उसको कैसे डील करते? घर पे बोल दिया होगा, अरे मनोज वाजपेयी के साथ आज शूट किया, ठीक है, जिस दिन आपने शूट किया होगा बोला होगा पक्का, घर दोस्तों को बोला होगा कि आज तो मेरा सीन था। फिर जब मूवी आई, आपको कब पता चला कि यार सीन तो गया? जब पहला फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फर्स्ट शो ही पता चलता है, उससे पहले आप उससे पहले पता चलता है, राइट। तो फिर तो मैंने तो मतलब मेरा पहला प्रोजेक्ट था, और मतलब जिन लोगों को हम आइडल मानते हैं मनोज वाजपेयी थे उसमें, और मेरा सीन ही उनके साथ था। तो ऑब्वियसली बात है, एक्साइटमेंट रहता है। पहले प्रोजेक्ट का तो ज़्यादा रहता है कि यार मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मैंने एक सीन किया है, ऐसा वैसा, थोड़ी तारीफ भी मिल गई साइड पे। राइट। मनोज वाजपेयी ने बोल दिया कि भाई तेरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो बड़ा खुश हो जाता है एक एक्टर एग्जैक्टली। कि यार मनोज वाजपेयी बोल रहे हैं। राइट। और फिर आप एक पूरा एक समा बांध देते हैं अपनी पूरी सोसाइटी में, घर वालों को, दोस्तों को, भाई मैंने मनोज वाजपेयी के साथ काम किया है, और उन्होंने ऐसा भी बोला था। सही बात। तो जब मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया, कुछ दोस्तों को लेके गया था, तो उन्होंने बोला कि देखा 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 कि तू कहाँ है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो मैं ये पता ही नहीं चला यार बहुत कि कैसे ही आ गया। हाँ तो उस समय तो लगता ही है। है ना, पर फिर यही है दुनिया का दस्तूर है, यही है सिनेमा की इंडस्ट्री में कब कैंची लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पर इसमें मेरे को एक टेक्निकल सवाल है कि क्या आपको वो पर्टिकुलर सीन प्रोडक्शन हाउस से मिल सकता है? कोई एक्टर डिमांड कर सकता है? मुझे नहीं पता, मैं बहुत लेमैन पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये मतलब से कैसे काम करता है। अगर आप यादगार के तौर पर रखना चाहें, कहीं बाद में अपने किसी यूट्यूब इंस्टा पर शेयर करना चाहें, इज इट पॉसिबल? आज तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जितनी फिल्में डिलीट हो जाते हैं सीन्स, कहाँ जाते हैं वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें अपने जो एडिट किए हुए सीन है वो दिखाने हैं। बड़े एक्टर्स ने तो 50 सीन दिए, शॉर्ट हाँ। किए, उसको फर्क नहीं पड़ता क्या रहा, कटा, उसने इतनी फिल्में की है। एक फिल्म, पर किसी के लिए हो सकता है यार वही सब कुछ है। एक फिल्म मुझे लगता है खाने की भी काम आ सकता है किसी को ऑडिशंस में, और वो बट मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ मिलता है या करता है। नहीं बना हुआ। वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैंने तो इंटरव्यू में ही देखा था इरफान साहब के कि वो विशाल भारद्वाज सर से लड़ रहे थे कि भाई मेरे वो जो सीन कटे हैं वो मुझे चाहिए। अच्छा। वो यूट्यूब पे अपलोड करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ कोई दूसरा प्रोजेक्ट करूंगा। मैंने ऐसा इंटरव्यू देखा है। बट रहता है यार, एक फिल्म बन रही है 4 से 5 घंटे की, शूट जो हो रही है उसके बाद वो 2.5 घंटे पे आगे सिमट जाती है, तो बहुत सारे एक्टर्स के बहुत सारे सीन जाते हैं। इनफैक्ट नेम शेक में जब इरफान साहब थे तो उनका अच्छा खासा कैरेक्टर था, मुझे जो मैंने इंटरव्यूज में देखा कि वो बहुत ज़्यादा कट गया, एक छोटा सा सीन बचा। तो कभी कभी हमें लगता है कि यार ये हमारे लिए एक चेंज हो सकता है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कुछ हो सकता है। कई बार नहीं होता, कई बार कट जाता है। हाँ, बस मैं यही समझना चाह रहा था, क्योंकि आप जैसे जो एक्टर है, जैसे आपको मनोज वाजपेयी के साथ की उस सीन की जितनी वैल्यू है, अगर उसकी फुटेज आपके पास होती तो आपके उनके लिए तो वेस्ट ही है। ऐसा कोई सिस्टम अगर इंडस्ट्री में बन जाए तो बढ़िया ही है ना, ताकि आप कोई चाहे तो अप्लाई करके ले सकता है, एडिटर से बात करके ले सकता है, प्रोडक्शन हाउस से परमिशन मिलवा दे। जी जी जी। बट फिर वो उनके लफड़े होते होंगे कि ये रिवील नहीं करना है, वो रिवील नहीं। खैर, ये दुनिया बड़ी माया नगरी की, ऐसे ही नहीं बोलते उसे। खैर, हाँ, तो अभी आपके कुछ प्रोजेक्ट्स रनिंग हैं जी, आप काम कर रहे हैं, मुंबई में आप 7 साल से टिके हुए हैं। और क्या एक्सपीरियंसेस है आपके इस इंडस्ट्री को लेके? कुछ आपका टेक है कुछ नए बच्चों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, घुसना चाहते हैं मुंबई में, कोई समस्तीपुर से देख रहा है, कोई हिसार से देख रहा है, कोई कहीं और से देख रहा है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि भाई क्या क्या इरादा लेके आए? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मैं अभी हम बात कर रहे थे आप कैमरा हमारे नितिन भाई से, कि कुछ लोग 1 साल का टाइम लेके आते हैं, किसी को फैमिली 3 साल का टाइम ले देती है, किसी के घर बहुत पैसा होता है तो वो ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकता है। तो उनका तो ये कहना था
कि भाई जो सोच के आता है, टाइम लिमिट लेके आता है, वो चला जाता है। आपका क्या इस पे पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें? नहीं, मेरा भी यही है। एक्चुअली मैं भी यही सोच के आया था कि यार मैंने काम किया है, मैंने थिएटर किया है, मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हूँ। मैंने मुझे मतलब मुझे इस जो भी एक्टिंग जिसको बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, लेकिन मुझे पता है, उसका एसेंस पता है थोड़ा सा, कि मैं जो दे सकता हूँ मुझे पता है। आई नो माई वर्क। तो ये है कि सोच के आया था कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल उसके बाद मैं मेरी निकल पड़ेगी। अच्छा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, राइट। है ना। तो ये होता है। और जो भी आ रहे हैं या जितने भी लोग हैं, वो पहले तो सिर्फ अगर वो सोच रहे हैं कि मुझे एक्टिंग करनी है जिस भी फील्ड में है, सो कॉल्ड डायरेक्शन करना है, या आप किसी भी फील्ड में, मतलब सिनेमा की किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यार प्रॉपर उसमें वर्क करके आना चाहिए, जो आपको सस्टेन रखेगा यहाँ पर। क्योंकि आप बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आप तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे कि यार हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपको पता है कि यार एक प्रोसेस है, अगर डॉक्टर बनने की एक प्रोसेस है, हर चीज़ की एक प्रोसेस है, तो मुझे लगता है कि वो प्रोसेस पार करके ही आना चाहिए लोगों को। मैंने कभी किसी स्टार का कोई इंटरव्यू देखा था हाँ जिसमें वो ये कहते थे कि अगर आपको एक्टर बनने मुंबई आना है, हाँ तो आप साथ में कोई एक और एडिशनल स्किल सेट जरूर लेकर आइए। अगर वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो और बढ़िया। अगर आप उससे आपको दो फायदे होंगे कि आपका ब्रेड एंड बटर चलता रहेगा, दूसरा आप किसी न किसी तरह से इनर सर्कल में घुस पाएंगे, जो कि हेल्प करता है। कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, कोई किसी प्रोडक्शन हाउस में किसी एडी को जानता होगा, कोई किसी को जानता होगा। तो ये ठीक तरीका लगता है आपको, या इससे फिर आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपने काम पर? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, है ना, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, राइट। है ना। अब मुझे ये पता है कि यार मैं अगर कुछ नहीं भी करूँगा, तो मैं अगर घर पे फ़ोन कर दूंगा कि यार पापा थोड़ी ज़रूरत है, तो पापा कर देंगे। राइट। लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं सर्वाइवल के लिए, उसको पहली प्रायोरिटी एक्टिंग है, जो कि इतनी आसानी से मिलती नहीं है, राइट। है ना। एक प्रोजेक्ट आपने अभी कर लिया, फिर एक प्रोजेक्ट क्या पता आपको कब मिल रहा है ना। जिस उस प्रोजेक्ट से जो आपके पास सम काइंड ऑफ, मतलब जो अमाउंट में आपके पास पैसा आया, वो तो हो गया, आपने रेंट भर दिया, आपने ये कर दिया। अब उसके बाद क्या, यहाँ पर रहने के लिए क्या। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई राइटिंग करता है, किसी राइटिंग स्किल अच्छी है तो राइटिंग करा रहा है, कोई कोई कास्टिंग ज्वाइन कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें, कोई एडी एज अ एडी काम करता है, बहुत सारे वर्क हैं जो कर सकता है। डिपेंड्स ऑन कि सामने वाला क्या चाहता है। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया जयेश आपका। Thank you so much. इंसाइट दिए, और आपको शुभकामनाएं आगे के लिए। आपका करियर फलता फूलता रहे, हम आपको और ज़्यादा देखें, और अगली बार आप हमें किसी वैनिटी में इंटरव्यू दें, तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप भी देखते रहिए एम बोले तो। हम आपको अलग अलग तरह से लोगों से मिलवा रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलवा रहे हैं, अलग अलग तरह का काम ट्रैक कर रहे हैं जो मुंबई की इंडस्ट्री में होता है, सिनेमा इंडस्ट्री में। आप देखते रहिए एम बोले तो और हमारी ये सीरीज़ सिनेमा वाले। थैंक यू।